हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत चैनल में। हम इस वीडियो में 31 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो आता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। हमारा कल का सवाल था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। हम आईएमएफ के बारे में थोड़ा और जानते हैं आगे की स्लाइड में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो आईएमएफ है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो अभी 187 देशों का संगठन है जिसके जो मुख्य जो लक्ष्य है वो है मौद्रिक सहयोग बढ़ाने में, दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ावा देने में, अधिक रोजगार, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले देश के जो लोग हैं उनको, सभी देशों के, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, साथ में दुनिया की जो गरीबी है उसको भी कम करा जा सके। ये सारे इसके लक्ष्य हैं आईएमएफ की स्थापना करने की। 3 तरीके से काम करता है। पहला, वैश्विक अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी है और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था होती है उस पर निगरानी रखता है, ये वॉच रखता है, और साथ में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो दिक्कत आती है उस टाइम देशों को लोन देता है, टेक्निकल हेल्प भी प्रोवाइड करता है। ये हमने आईएमएफ के लक्ष्य के बारे में जाना और कैसे काम करता है वो जाना। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है और जो आईबीआरडी है जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, इन दोनों की स्थापना, ये दोनों संगठन है, उनकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। एक जगह है ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर यूएसए में, वहां पे, और वहां पे 44 देश इसमें मीटिंग में भाग लिए थे और 44 देशों में से जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, भारत भी आईएमएफ का एक संस्थापक सदस्य देश है। उन 44 देशों में से भारत भी एक देश था। इसलिए ये जो आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो आईबीआरडी है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन दोनों संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस बोलते हैं क्योंकि उस जगह पर इन दोनों की स्थापना हुई थी, एक साथ हुई थी और एक ही जगह पर हुई थी, इसलिए ब्रिटेन वुड्स ट्विंस बोलते हैं। सवाल पूछा जा सकता है ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के बारे में। हम थोड़ा सा आगे जानते हैं आईएमएफ का जो स्पेशल जो कोटा होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, उनके बारे में। जब आईएमएफ की बात करते हैं तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको एक्सडीआर बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट टॉपिक हो जाता है। अभी आईएमएफ का जो कुल कोटा है एसडीआर का वो है 692 बिलियन यूएसडी, और अब तक जो विशेष आहरण अधिकार है एसडीआर, उनमें से आवंटन जो हो चुका है वो है 296 बिलियन डॉलर यूएसडी का हो चुका है। और ये जो एसडीआर जो बास्केट है उसका मूल्य 5 मुद्राओं की टोकरी द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह है पहले यूरो, दूसरा यूएस डॉलर, तीसरा जापानीज येन, चौथा है चीनी युआन और पांचवा है पाउंड स्टर्लिंग। पहले 4 मुद्राएं थी लेकिन अभी 2016 में चीनी युआन को भी जोड़ दिया गया इस टोकरी में। कुल मिला के 5 मुद्राएं हैं जिनको यूज किया जाता है एसडीआर बास्केट में। आगे चलते हैं। मुद्रा भार, जो एसडीआर जो बास्केट है उसमें जो सबसे ज्यादा जो भार है, जो वैल्यू निर्धारित करते हैं एसडीआर के, उसके लिए अमेरिकी डॉलर का 41.73% वेटेज है इसका एसडीआर बास्केट में। दूसरे नंबर है यूरो, उसका लगभग 31%। पूछा जा सकता है सवाल कि एसडीआर में कौन सी मुद्रा का सबसे ज्यादा वेटेज है और कितना वेटेज है, दोनों ही सवाल पूछे जा सकते हैं। और अभी जो भारत का जो कोटा है एसडीआर में वो 2.76%, याद रखो आप इसको फैक्ट को। सबसे ज्यादा जो एसडीआर बास्केट में कोटा है वो अमेरिका का 17.46%, और उसके बाद जापान का नंबर आता है। हम इस स्लाइड में आईएमएफ की रिपोर्ट्स को देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर और इंडिविजुअल इकोनॉमीज के ऊपर भी, इकोनॉमी और फाइनेंस सेक्टर में महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स लाता है। 4 रिपोर्ट देखेंगे इसकी आईएमएफ की। पहली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, बहुत ही फेमस रिपोर्ट है आईएमएफ की, बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, साल में 2 बार निकाली जाती है। आगे चलते हैं। फिस्कल मॉनिटर, देशों की जो फिस्कल जो सिचुएशन होती है उसके बारे में कमेंट्री की जाती है इस रिपोर्ट में। तीसरी रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दुनिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके बारे में बात की जाती है इसमें। चौथी है फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट। चारों की 4 रिपोर्ट आईएमएफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबकी सब याद रख लो। आज के पहले सवाल पे चलते हैं। आज का पहला सवाल है सफर सिस्टम के ऊपर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, जिसको बोलते हैं सफर, का फुल फॉर्म क्या है? ये जो सफर है
ये दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की वजह से न्यूज में है। इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सफर की फुल फॉर्म याद रख लो, सवाल पूछा जा सकता है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। अंत्योदय सरल किस राज्य का ई गवर्नेंस पोर्टल है? अंत्योदय सरल पोर्टल है हरियाणा राज्य का। हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जानते हैं। इसको 2019 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड मिला था, उसको हम देखते हैं। अंत्योदय सरल जो पोर्टल है उसको गोल्ड अवार्ड मिल चुका है। किस कैटेगरी में? एक्सीलेंस इन प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी। 23वां जो नेशनल अवार्ड सेरेमनी हुई थी ई गवर्नेंस का जो मिला था, वो इसको अंत्योदय सरल पोर्टल को मिल चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हम चलते हैं आगे सवाल 3 पे। सवाल 3 है, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं एसएससी रेलवे एग्जाम्स में, तो मैंने उसी को ध्यान में रख के बनाया सवाल। वनों के संरक्षण के लिए बनाया गया कानून जिसको बोलते हैं वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कब लागू हुआ? ये जो एक्ट है वो 1980 का एक्ट है और इसकी जो एग्जैक्ट डेट वो है 25 अक्टूबर 1980। याद रखो आप तारीख को। वन संरक्षण कानून, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था। और ये जो एक्ट है उसके अंदर 5 खंड है। सवाल नंबर 4 फिर से कुछ अलग सोच के साथ बनाया गया है। पश्चिमी घाटों के 39 क्षेत्र जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और आरक्षित वन शामिल है, कुल मिलाकर 39 क्षेत्र है जिनको यूनेस्को द्वारा कब विरासत स्थल घोषित किया गया था? वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से साल में घोषित किया गया था यूनेस्को ने? ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा वेस्टर्न घाट को मिला था सन 2012 में। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे चलते हैं, इसकी जो पीक है उसको जानते हैं। वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, कई बार सवाल पूछा जाता है इसके बारे में। यह अन्नामुडी 16 पीक है, केरला में स्थित है। इसकी जो हाइट है वो 2695 मीटर। आप इसको याद रखो। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। बांग्लादेश से संबंधित, रोहिंग्या से संबंधित चिटगोंग जो पोर्ट है वो कौन से देश का है? यह है बांग्लादेश का। अभी जो रोहिंग्या को जो शिफ्ट कर रहा है बांग्लादेश, उनके जो कॉक्स बाजार जो समुद्री तट है वहां के जो कैंप से वो चिटगोंग पोर्ट पे ले जाता है और वहां से बासनचार जो द्वीप है बे ऑफ बंगाल में वहां पे ले जा रहा है। तो इसलिए तीनों की तीनों प्लेस न्यूज में बासनचार, चिटगोंग पोर्ट और कॉक्स बाजार। आप इनको याद रखो। अगला है थोड़ा स्टैटिक सवाल है, सेंसस 2011 के ऊपर है। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी भारत का कितना परसेंटेज है? शेड्यूल कास्ट जो एससी दलित से कितना परसेंटेज है? यह है 16.6% और ट्राइबल जो है वो है 8.6%। अभी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्होंने कुछ रिपोर्ट जारी की है। इनका जो पुलिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें कितना कैटेगरी वाइज रिप्रेजेंटेशन है, उसके आधार पर सवाल बनाया गया। हम चलते हैं सवाल 7 की तरफ। सवाल 7 है, अंतरागंगे कोलार की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ये जो गुफाएं हैं कोलार की गुफाएं, ये है कर्नाटका में। आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 पे। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुर्जा और भावपुर के बीच 351 किलोमीटर के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खंड का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? इन्होंने यूपी उत्तर प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन किया था। आप याद रखो, खुर्जा भावपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सवाल 9 पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, पियर कार्डिन जिसका पेन भी चलता है, ये प्रसिद्ध डिजाइनर किस देश के हैं? पियर कार्डिन है फ्रांस के, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं दुनिया के। सवाल नंबर 10 स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अपूर्वी चंडेला और सौरभ चौधरी किस खेल से जुड़े हैं? ये जो दोनों प्लेयर है बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, अपने फील्ड के अपने जो खेल है उसके जाने माने खिलाड़ी है। दोनों के दोनों शूटिंग के प्लेयर हैं दोनों, अपूर्वी चंडेला और सौरभ चौधरी। कई बार सवाल पूछा भी गया है यहाँ सवाल, अपूर्वी चंडेला किस खेल संबंधित है, सौरभ चौधरी कौन से खेल संबंधित है? दोनों शूटर हैं। आगे चलते हैं अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। पहली खबर पे हम स्टार्ट करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा प्लेटफॉर्म और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। कुल मिलाकर जो आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है उसके तहत भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर बन रहा है हर क्षेत्र में। उसी को देखते हुए अभी जो कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है उसने कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन दिया। जो आकाश हमारे देश की जो मिसाइल है जिसका कि 96% जो उसका जो बनावट है वो स्वदेशी है, और जो आकाश से सतह से मार करने वाली मिसाइल है
और इसकी जो रेंज है वो 25 किलोमीटर। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना में और 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। कुल मिला के ये जो आकाश मिसाइल है इसका निर्यात अभी अप्रूव कर दिया हमारे कैबिनेट मंत्रिमंडल ने, इसलिए थोड़ा न्यूज में है। आगे चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबर 2 पे। श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसको बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ने पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में स्थित है में केप आकार के जहाजों के आवागमन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी, जिसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, के तहत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण, जिसको बोलते हैं बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, के आधार पर पश्चिमी गोदी के विकास समेत आंतरिक बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उन्नत बनाने से जुड़ी परियोजना को मंजूरी दें। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो पारादीप बंदरगाह है उसको और उन्नत बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने का जो डिसीजन है और जो जुड़ी योजना है उसको अप्रूवल दे दिया। हम चलते हैं तीसरी खबर पे। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि हर्षवर्धन सिंह जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म जो कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का है, इन COIS। याद रखो आप इसको। आगे चलते हैं। अभी जैसे आप सुन रहे हैं जो रिलीजियस कन्वर्जेशंस हैं, फोर्स्ड कन्वर्जेशंस हैं, उनके ऊपर सभी राज्य कानून लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसमें से एक है मध्य प्रदेश। इन्होंने नया कानून लाया है, मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। इसका जो पेनल्टी है वो हम देखते हैं। इसके पेनल्टी 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। कब? अगर कोई धर्म कन्वर्ट करता है, रिलीजन कन्वर्ट करता है, शादी या कोई अदर फोर्सिबल माध्यमों के थ्रू। आगे चलते हैं 5वीं खबर पे। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अभी है हर्षवर्धन हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, गेवी के बोर्ड पे सदस्य बन चुके हैं और वो रिप्रेजेंट कौन से रीजन करेंगे? साउथ ईस्ट एशिया रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे वो। मिंट हेटवे उनकी जगह लेंगे और इनका जो टीन्योर है कार्यकाल हो रहेगा 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 31 2023। कुल मिलाकर 3 साल के लिए गेवी के बोर्ड पे रहेंगे हमारे हर्षवर्धन जी। आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण रैंडम जी के फैक्ट्स की तरफ। मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है उसके शॉर्ट टर्म्स को कवर करेंगे। पहला मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF जिसको बोलते हैं। दूसरा LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तीसरा ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO जिसको बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खरीदना और बेचना होता है RBI द्वारा मार्केट में। तीसरा कैश रिजर्व रेशियो। चौथा 5वां NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमने महत्वपूर्ण जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो टर्म्स है उनको कवर किया। हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें जो इकोनॉमी और बैंकिंग के जो शॉर्ट टर्म्स है उनको डेफिनेशन के साथ कवर करेंगे। SBI को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं आज के सवाल पे। आज का सवाल है विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? आप सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें। RRB NTPC की परीक्षा जो लोग दे रहे हैं, जो दे के आ रहे हैं, वो सवालों को शेयर कर दे ईमेल आईडी पे या फिर कमेंट बॉक्स में।